हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आफरीन नाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर के आ रही हूँ मैराथन, जिसमें हम लोग एक शॉर्ट में, जो कि सिर्फ आधे से पौन घंटे का होगा, और उसमें हम कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर विद देयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विद देयर आंसर। ठीक है, सो आज लेकर के आए हैं हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाँ हाँ, बिल्कुल, मुझे पता है, जैसे इस फोटो में आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चे जैसे खुश हैं इस चैप्टर के नाम से, वैसे ही आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। यस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। प्लस जो है, इस चैप्टर को आपको एंड तक देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आंसर्स को भी साथ में डिस्कस करा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ये जनरेशन बाय जनरेशन होता है, इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो हमने क्या देखा है बच्चे? हमने देखा है कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? क्या हम अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी हैं? सो ऐसा नहीं होता है ना। सो ये सारी चीजें जो है, उसका जवाब मिलेगा आपको इस वाले लेक्चर में कि आखिर क्यों हम अपने पेरेंट्स के जैसे तो दिखते हैं बट पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, है ना, सो ये जो रिप्रोडक्शन है बच्चा, ये आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर देखने को मिलता है। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस जो है वो कर रहा है। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। सारे कुछ ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स जरूर हैं, कपल ऑफ एग्जाम्पल हैं, जैसे म्यूल वगैरह जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं। खैर, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे होते हैं। वापस आते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है, इसका एकदम जो मेन पॉइंट है, किस वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है और ये क्या रीजन है कि हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो पाते बट सिमिलर देखने को मिल रहे होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर होता है हमारे डीएनए की कॉपी। ठीक है, अब हमारा जो डीएनए है, हमारा, हम जान रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है? सेल से बना है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, सभी के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलता है ना। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन करना है, मतलब अगर एक सेल है तो उसको डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाना है, दो से फिर वो चार बन जाएगा, चार से फिर वो, एंड सो ऑन। इस तरह से जब कॉपी बन रहा होता है, इसी यही तो है कि डिवीजन हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन जो है के केस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूनिसेल्युलर में सेल डिवीजन जो है वो रिप्रोडक्शन के जैसा कंसिडर कर लिया जाएगा। मल्टी सेल्युलर में क्या होता है कि बहुत सारे सेल होते हैं, है ना। तो बहुत सारे सेल हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक सेल होगा जो कि रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, और बाकी जो सेल्स है उनके अंदर डिवीजन जरूर होगा बट एक नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा होता। सो ओवरऑल कुछ इस तरह से काम चल रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब सेल का डिवीजन हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि जब सेल का डिवीजन हो रहा है तो सेल जो है उसका एकदम एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनकर आ रहा होता है? तो सेल या हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हम शो कर रहे होते हैं, वो किसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है बच्चे? प्रोटीन के थ्रू ये होता है ना। और प्रोटीन बनेगा कहां से? तो आरएनए को डिकोड करके हम प्रोटीन बनाते हैं। और आरएनए कहां से बनता है बच्चा? तो डीएनए को डिकोड करते हैं हम, तब हमारे पास आरएनए बन रहा होता है। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डीएनए का हम कॉपी बनाएंगे। अब यहाँ पर डीएनए की जो कॉपी बन रही होती है, उसी में अगर वो डीएनए का कॉपी एग्जैक्ट बनता है, अगर डीएनए का कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा होता है, तो हम अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी हो सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर डीएनए का कॉपी जो है वो, उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस हो गया, थोड़ा सा भी वेरिएशन हो गया, तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे तो दिखेंगे लेकिन आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते हैं। और यहाँ पर आप सोचो कि अगर जब डीएनए का कॉपी हो रहा है बच्चे, और वो कॉपी जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, या कुछ ऐसा वेरिएशन है जो इन्वायरमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो चेंज को, तो फिर क्या होगा कि वो आगे जाकर के डिवाइड तो कर लिया, लेकिन फिर फाइनली क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब जब सेल का हमारा डिवीजन हो रहा है, तब तब क्या हो रहा है? वो टाइप्स ऑफ डिवीजन डिवाइड डिसाइड करता है, लेकिन जब जब सेल का डिवीजन हो रहा है, तब तब
थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, वेरिएशन आते रहता है। ये होगा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आरएनए सॉरी डीएनए की जो कॉपी हम कर रहे हैं। डीएनए क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो अभी हमने कहा कि आरएनए और फिर उससे प्रोटीन हम बना रहे हैं, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर होता है, इसकी हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसके कॉपी करने के प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, है ना। और फिर एक नया डीएनए बनेगा, नया डीएनए बना उसके बाद पूरा नया सेल बन जाता है। क्यों डीएनए की कॉपी जो है वो, व्हाई डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्ट, डीएनए कॉपिंग इज नॉट 100% एक्यूरेट। क्यों होता है भाई, क्योंकि कुछ कुछ जो है वो एरर्स होते हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और इसके साथ साथ जो है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे रेडिएशन, केमिकल, टेम्परेचर, ये सारी चीजों की वजह से भी आपका डीएनए का कॉपी जो है वो 100% एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो डीएनए में चेंजेस हैं, उस चेंजेस को हम क्या कह रहे हैं बच्चे, वेरिएशन। तो वेरिएशन रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में, जैसे मैं, है ना, हम आप सब जो है वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरी शक्ल आपकी शक्ल से वैरी कर रहा है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, यही है आपका वेरिएशन। ये जो डिफरेंसेस है वो साइज में हो सकता है, कलर में हो सकता है, शेप में हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, जेनेटिक मेकअप हो सकता है। कॉजेज क्या है वेरिएशन का, सो डीएनए का कॉपी जब हो रहा होता है उसमें कुछ एरर हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रही थी ना कि थोड़ा थोड़ा हमेशा चेंजेस होते रहता है, वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, जिसमें डिवीजन जो है वो ध्यान रखोगे मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है बच्चा। और तीसरा क्या फैक्टर हो सकता है वेरिएशन का, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जिसमें म्यूटेशन वगैरह हो सकता है। सो मेन वेरिएशन के दो रीजन होते हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें की जो चेंजेस है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो रुक नहीं रहा। एंड दूसरा हो जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब एक सडन चेंज और अचानक से एक बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। तो ये दो कॉजेज हैं आपके वेरिएशन के, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का। अगर वेरिएशन ना हो तो क्या होगा, वेरिएशन ना हो तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा बच्चे। क्यों सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली बदल रहा है, और बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो बदलाव कैसे आएगा, जब तक हमारे डीएनए में थोड़ा सा वेरिएशन ना आए तब तक हम बदलाव ला नहीं सकते, और एनवायरनमेंट में फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यही जो चेंजेस है यही तो लीड करेगा आपके इवोल्यूशन को, है ना। उसके बाद हम, क्योंकि अगर सब कुछ उसी चीज से रिलेटेड है बच्चे, आप यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेकर के अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर रह रहे हो, है ना, वहां का टेम्परेचर, वहां का एयर, वहां का एटमॉस्फेयर, इन सारी चीजों से कि आपको हैबिट हो चुकी है। ठीक है, एक एरिया में, एक नीश में आप रह रहे हो, है ना, और वहां का जो भी लाइफस्टाइल है उसमें आप एडजस्ट कर चुके हो। ठीक है, अब अचानक से क्या हो जाए कि वहां का टेम्परेचर जो है वो अचानक से बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि आपके सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, आंसर इज नो। लेकिन मैं कहती हूं कि सर्वाइव कर पाएंगे। कब सर्वाइव कर पाएंगे, जब आपके डीएनए के अंदर क्या हुआ हो, वेरिएशन आया हो, और वो वेरिएशन ऐसा हुआ हो कि हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता हो। सो हम में से ही कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, है ना, और जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो वहीं पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। एक और बहुत अच्छा चीज आपको एग्जांपल मैं आपको समझा सकती हूँ वेरिएशन से। जैसे अभी हम सब जो है वो झेल चुके हैं कोविड को, हमने सबने देखा है ना, और उस कोविड में क्या हुआ, बहुतों की जान चली गई। ठीक है, और जिसमें हम अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा होने का रीजन क्या है कि ये जो चेंजेस है ना बच्चे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये चेंजेस हमारी बॉडी में हुआ है, ठीक, जो कि एक्सप्रेस नहीं हुआ था, जरूरत नहीं पड़ी, तो ये डीएनए ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। फिर अचानक से एनवायरमेंट में चेंज हुआ और आ गया कोविड। ठीक है, और जब कोविड आया
तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वेरिएशन हुआ था वो सरवाइव कर गए, और जिनकी बॉडी में वेरिएशन नहीं हुआ था, चेंजेस नहीं हुआ था, मतलब कोविड के अगेंस्ट वो अडेप्ट नहीं कर पाए और फिर उनकी डेथ हो गई। आ रही है बात समझ में? सो वेरिएशन जो है वो बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे इवोल्यूशन के लिए, हमारे स्पीशीज के एक्सटिंक्शन को बचाने के लिए, हमारा स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए वेरिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। सो कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बच्चा? दो टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक का मतलब एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें कि गैमेट्स गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल जिसमें कि गैमेट्स गोनाड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट भी हो सकते हैं बट ज्यादातर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां वो भी इन्वॉल्व होता है, बस क्लास 10th में आप सिर्फ सिर्फ लिख सकते हो कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। फ्यूजन तो किसी हालत में, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको बस क्या देखना है कि फ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा, चाहे उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो गया हो, चाहे उसमें गोनाड्स इन्वॉल्व हो। अगर फर्टिलाइजेशन, अगर फ्यूजन नहीं हुआ है तो वो एसेक्सुअल है, और अगर फ्यूजन हो चुका है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। बट ऐसे डिफरेंसेस लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, नो गैमेट्स इन्वॉल्व, नो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, एंड ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्लोन होंगे अपने पेरेंट्स के, ठीक है। और ये एक फास्ट प्रोसेस होता है। एडवांटेजेस क्या है? मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्रॉप है जो कि बहुत सही है, हमें उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो अगर हम उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, और हो सकता है कि वो वेरिएशन हमें पसंद ना आए, है ना, क्योंकि हम जो क्रॉप चाह रहे थे वो तो बिल्कुल आइडेंटिकल चाह रहे थे। तो आइडेंटिकल कॉपी ऑफ क्रॉप को पाने के लिए हमें क्या कराना है? उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। किसी में हम मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी चाहते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कितने टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो कई सारे टाइप होते हैं। पहला हो जाता है फिजन। फिजन का मतलब होता है टू स्प्लिट। सो फिजन क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें कि ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके, टूट कर अपने ऑफस्प्रिंग को बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं फिजन। और ये दो टाइप का होता है बच्चा, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी, बाई बाई का मतलब टू, मतलब यहां पर स्प्लिट होके दो इंडिविजुअल बनेगा, वो होगा बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, एक है आपका अमीबा, और एक होता है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज लिशमेनिया, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है, नाम है काला अजहर। याद रखना है वो चीज, है ना। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, दैट इज पैरामीशियम। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखना है कि ये जो बाइनरी फिजन होगा बेटा, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि आपका ये जो सेल है वो एक सिंगल सेल होगा, है ना। आपका ये जो सेल है वो कैसा है? ये एक सिंगल सेल है। अगर मैं अमीबा की बात कर लूं, ठीक है, ये सिंगल सेल है। अब इसका शेप कैसा होता है? इररेगुलर शेप होता है। तो ये जो है ये अपने साइज में इस तरह से डबल होंगे, है ना। न्यूक्लियस का साइज जो है वो भी, न्यूक्लियस भी डबल होगा, और उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। ये होगा आपका बाइनरी फिजन, जो कि जिस उन ऑर्गेनिज्म में जिसका शेप इरेगुलर होता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर रेगुलर शेप में भी बाइनरी फिजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेशमेनिया को देखोगे तो उसका बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से होता है। सॉरी, कैसा होता है लेशमेनिया का बॉडी? कुछ इस तरह से बेटा। सॉरी, ठीक है, ये इस तरह से है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब इनको डिवाइड करना होता है बाइनरी फिजन से, तो ये यहां से ऐसे करके स्प्लिट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर मैनर में ये इनकी स्प्लिटिंग होती है ये भी बाइनरी फिजन बट इरेग्युलर नहीं है।
नेक्स्ट आ जाओ, तीसरा क्या है, मल्टीपल फिजन, मतलब फिजन में जो दूसरा टाइप है दैट इज द मल्टीपल फिजन। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम, हाँ जी बिल्कुल, वही जो हमें मलेरिया कॉज कर रहा होता है, दैट प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है। और इस प्लाज्मोडियम के अंदर जब मल्टीपल फिजन होना होता है, तो नाम से क्या समझ आ रहा है, मल्टीपल मतलब इसमें एक ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, एक से ज्यादा बनेगा। तो क्या होता है कि ये एक प्लाज्मोडियम है, इनको जब मल्टीपल फिजन करना होता है तो ये उनका अपना न्यूक्लियस था, ये अपने न्यूक्लियस के नंबर को बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करेंगे, है ना, साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन होगा, जब सही समय रहेगा, तो ये फटेगा, ये फटेगा और इसके अंदर से सारे जो आपके प्रोटोजोआ हैं, है प्लाज्मोडियम जो है वो छोटे छोटे साइज के होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना है कि ये जो प्लाज्मोडियम है बच्चा, ये अपने बाहर, है ना, इसका जो बाहर में है, ये आपको थिक लेयर का एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना करके रखते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से ये बच सके, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह से होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरा टाइप जो है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक इंडिविजुअल होगा, इसमें जनरली इंडिविजुअल कैसे होंगे, लंबे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। और इस इंडिविजुअल को फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में बांट दिया और हर एक टुकड़ा जो है वो एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। ये जो है ये आपको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, यूनिसेल्यूलर में फ्रैगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज नोन एज स्पाइरोगाइरा। चौथा जो है, यहाँ पर हम आ जाते हैं बडिंग की हम बात करेंगे। बडिंग जो है ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा बच्चे, तो ईस्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है, मतलब यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म, लेट सपोज ये ईस्ट लिया, इसकी बॉडी के बाहर इस तरह का एक छोटा सा आउटग्रोथ ग्रो करेगा और फिर ये थोड़ा सा और हो सकता है इसका साइज बढ़े, और ये चेन भी हो सकते हैं एक से ज्यादा हो। और जब सब ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद ये अपने पेरेंट से डिटैच होगा, सरफेस पे आएगा, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ेगा और फिर यहाँ वो डेवलप कर जाएगा। ऐसा आपको देखने को मिलता है बडिंग में। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन ध्यान रखना, ये एक ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है जिसमें अगर किसी वजह से बॉडी का कोई पार्ट टूट गया है तो वो पार्ट दोबारे से बन जाता है, ये होता है आपका रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जो है वो नॉर्मली आपको प्लनेरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। और प्लनेरिया में क्या होता है कि ये है आपके पास प्लनेरिया, ठीक है ना। ये प्लनेरिया को अगर हमने तीन ऐसे फ्रैगमेंट में डिवाइड, टूट गया है, तो ये तीनों फ्रैगमेंट जो है, ये तीनों फ्रैगमेंट क्या करेंगे, एक नया इंडिविजुअल जो है वो बना लेंगे, अपने कटे हुए पार्ट को वापस से बना लेते हैं। ये देखने को मिलता है प्लनेरिया में। रीजेनरेशन आपको प्लनेरिया, हाइड्रा, इन दोनों में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये आपको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस वगैरह में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये आपको और कहाँ देखने को मिलता है, हाँ ये लोअर कैटेगरी के प्लांट में, खैर वो हमें पढ़ना नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन जो है इसमें क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, है ना। तो ब्रेड के ऊपर जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ब्रेड के ऊपर जो है वो कैसा स्ट्रक्चर, लेट सपोज कि दिस इज द ब्रेड, ये इस तरह का ब्रेड है, ठीक है। सो ब्रेड के ऊपर जो है ना आपको कुछ इस तरह से ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जरा थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको एक नेटवर्क जैसा देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है। ये इस तरह से नेटवर्क होते हैं और इसमें ऐसे 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 करके, ये क्या है, तो ये इसके ऊपर में स्पोरेंजिया है, ठीक है। ये जो स्पोरेंजिया है ये क्या है, स्पोरेंजिया है, ठीक है। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर प्रेजेंट होगा। ये बहुत ही लाइट कलर का स्पोर्स होता है जो कि हवा के करंट से इजीली डिस्पर्स हो जाएगा और फिर ये इस तरह से जर्मिनेट कर जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। एग्जाम्पल है राइजोपस, मतलब ब्रेड मोल्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है।
और क्या हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि प्लांट में देखने को मिलता है। याद रखना, वेजिटेशन मतलब प्लांट। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको प्लांट में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि प्लांट का कोई भी पार्ट मतलब फ्लावर और सीड नहीं लेना है ना, क्योंकि वो सेक्सुअल पार्ट हो जाता है। ठीक है, सो फ्लावर और सीड को छोड़ करके कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट आप ले लो, और उस पार्ट से हम एक नया प्लांट अगर बना लेते हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्लियर है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल तरीके से भी होता है, और हम चाहें कि तो हम आर्टिफिशियल मेथड से भी उसको बनाते हैं। नेचुरली जैसे कि आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, है ना, वो जो है वो अपने रूट से, उनके रूट को उठाओ, उन स्वीट पोटैटो का आप रूट ले सकते हो, और रूट को उठा करके आप अगर सॉ कर दोगे, सो उस रूट से एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो पोटैटो, जिंजर, ये जो है ये क्या है, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, अनियन हो गया, और फिर इसके अलावा जो आपका टर्मरिक हो जाता है, ये सारा जो है वो स्टेम के थ्रू बन रहा होता है ना। आपने पोटैटो उठाया, उसको थोड़े से मॉइस्ट वाले एरिया में रख दो, आप देखना कि उस पर कुछ बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर उस पोटैटो को उठा करके आप जमीन पे सो कर दो। ठीक है, उससे एक नया जो है वो पोटैटो, मतलब इसका पूरा जो है वो ग्रो कर जाता है प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लीफ। लीफ के अंदर जो है ब्रायोफिलम इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। तो ब्रायोफिलम में आपको क्या देखने को मिला है कि जब आप ब्रायोफिलम की आप बात करोगे, सो इसका लीफ जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और कैसा होगा इसका लीफ? थिक होगा, सक्यूलेंट जैसा होगा, फ्लैशी होगा, अंदर में बहुत सारा फ्लैश होता है ये। ठीक है, ये जो इनके मार्जिन्स हैं, यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ग्रो करेंगे, और यहाँ पर बड निकलेगा। ठीक है, और फिर ये जो पार्ट है ये डिटैच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब ये जहां भी सबस्ट्रेटम में जाएगा वहां से एक न्यू प्लांट को ग्रो करा लेता है। सो ये तो आपका, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम जिस प्लांट के थ्रू नेचुरल मेथड से हो रहा है बेटा, जिस पार्ट के थ्रू कर रहे हैं, वो पार्ट कैसा होना चाहिए? फ्लैशी होना चाहिए, क्योंकि उसमें फूड स्टोर होना चाहिए। जैसे हम स्वीट पोटैटो का रूट जब लेंगे, डालिया का जब आप रूट लेते हो, है ना, तो वो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा ऐसा होता है, स्टोर होता है उसमें बहुत अच्छे से ये। ठीक है, पोटैटो ये खुद आप देखो ऐसा है ना, ये ऐसा होता है पोटैटो। ठीक है, इसके अलावा जिंजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे होने चाहिए? थिक होनी चाहिए, फ्रेशी होनी चाहिए, ताकि उसमें फूड स्टोर रहे, तभी नेचुरल मेथड में वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें कि हम क्या करेंगे? कटिंग। रोज की कटिंग हमेशा की जाती है ना। किसी फ्रेंड के घर गए, वहां पे उसका रोज बड़ा पसंद आया। ठीक है, और फिर हमने मांगा उससे, उन्होंने क्या किया, एक सीजर उठाया, उसके स्टेम को काटा और हमें दे दिया, हम आए, हम लगा लिया, और वो ग्रो कर गया। तो ये कटिंग मेथड है। लेयरिंग जो है ये आपको जैस्मिन में देखने को मिलेगा, गुआवा में भी लेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। इसमें होता क्या है बच्चे कि लेयरिंग तो सबसे पहले आप देखना कि वो प्लांट जिसमें जो ब्रांचेस हैं वो नीचे से निकल रहे होते हैं, उसमें लेयरिंग देखने को मिलता है। और ब्रांच उनका बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो उनके उस ब्रांच को ऐसे पकड़ करके क्या किया जाता है, जमीन में ऐसे लगा दिया जाता है, और उसको कुछ दिनों के लिए बांध कर रखा जाता है, ताकि वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद आप देखना कि वो जो स्टेम का वो पार्ट, जो कि ब्रांचेस का वो पार्ट जो कि जमीन के अंदर था, वहां से रूट निकलना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग में हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ्टिंग आपको रोज में भी देखने को मिलता है, और भी प्लांट में, मैंगो वगैरह में देखने को मिल जाता है। क्या करेंगे? तो ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक प्लांट जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, उसको हमने काटा, है ना, उसको हमने ऊपर से काट दिया। ठीक है, और दूसरा प्लांट हम लेंगे, उसको, उसके स्टेम को हम काटेंगे, और फिर जैसे कि यहां पर ले लेते हैं हम लोग कि ये एक प्लांट है, इसको हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, ये उसकी ब्रांच को हमने यहां से कट किया। ठीक है, एक और हम स्टेम किसी और प्लांट का लेकर आए, और हमने इस स्टेम को इसके साथ ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग जैसे कि स्किन ग्राफ्ट होता है ना, कहीं कभी किसी का बहुत ज्यादा जो है वो बर्न वाला केस आ जाता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? स्किन की ग्राफ्टिंग करते हैं। ऑलरेडी किसी का बॉडी है, उसके ऊपर हम कोई और स्किन जो है वो लगा रहे होते हैं, तो ये ग्राफ्टिंग होता है। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है
कि ये जो प्लांट जिस प्लांट में हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक। सो ये स्टॉक हो जाएगा, और जिसकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा श्योन। तो ये आप टर्म याद रखोगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, गैमेट्स इन्वॉल्व होगा। फर्टिलाइजेशन बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चा? तो जेनेटिक वेरिएशन लेकर आता है, इवोल्यूशन होता है, बहुत अच्छी अडेप्टेबिलिटी हो जाती है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हमें देखना है बच्चे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, और पूरे स्टेजेस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेजेस लिख सकती हूँ, आप लोग वो मेरे साथ साथ बताइएगा, या आप अपना बोलिए और मैं भी अपना बोल रही होती हूँ, क्योंकि ये स्टेप सबको पता होता है। सबसे पहले क्या होगा बच्चा? गैमीट का फॉर्मेशन। सो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, है ना, क्योंकि स्पर्म का भी बनना होगा मेल की बॉडी में एंड एग का भी बनना होगा फीमेल की बॉडी में। ये क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट बन गया, अब क्या होगा? स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद अब स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में चला गया है एंड एग जो है वो फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, तो वहां पर स्पर्म जाएगा एग के पास और उसको फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो आपका जो एग था वो फर्टिलाइज हो गया, मतलब अब वो फिर जाइगोट बन गया, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है। और ये जो डेवलपमेंट है ना, जिसमें कि वो एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, ये पूरा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो उसमें लगते हैं 280 दिन, और इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। सो इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या हो गया? 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद फिर उस बच्चे की डिलीवरी होती है, उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, ठीक है। और पार्चुरेशन करने के बाद जो है एक और स्टेप आ जाता है, जो कि आपकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, बट हाँ इसके बाद होता जरूर है, दैट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको मदर जो है वो मिल्क फीड करा रही होती है, दैट इज नोन एज लैक्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हो जाता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा, और दूसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाता है बच्चे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाता है ना। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपका टेस्टिस हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपको उसके अलावा, टेस्टिस के अलावा जितने भी नाम हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि स्क्रॉटम हो जाएगा, एपिडिडाइमिस हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएगा, सेमाइनल वेसिकल हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और लास्ट में यूरेथ्रा हो जाएगा, फिर पेनिस हो जाएगा, ये सब आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, वन बाय वन करके हमें सब देखना है। हम लोग फिलहाल यहाँ पर नाम देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हमने इसी तरह से दो पार्ट में डिवाइड करा है बच्चा। पहला होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ओवरी होता है जहां पर एग का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपका फेलोपियन ट्यूब होगा जो कि एग को लेकर के आगे जाएगा। यूटेरस होगा जहां इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पर एक स्टेप छोड़ दिया, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होगा बेटा? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटेरस में जाकर के इम्प्लांट जुड़ जाएगा, और उसके बाद वो वहां पर 9 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट करता है, तो इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, सो यूटेरस हो जाएगा, उसके बाद सर्विक्स हो जाएगा, देन वजाइना हो जाएगा। ये सब जो है वो आपके कैसे है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहला स्टेप क्या, सबसे पहले क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन अगर होता है तो हम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एग का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम oogenesis कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके, क्योंकि आप में जो है वो क्या पूछेगा? स्ट्रक्चर, है ना, उस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ सकता है, तो एक एक को मैंने यहाँ पर इलाबोरेट कर दिया है। आप चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हो, या इसको ही एज अ नोट्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल तो इतना वक्त है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो चलो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो वीडियो है इसको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे पहला जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो था टेस्टिस, जो कि एक पेयर होगा, आपकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है।
क्यों बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है बेटा? क्योंकि टेस्टिस जो है वो क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस क्या करेगा बच्चा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवल शेप का होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो है बॉडी के बाहर है तो इसको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखा जाता है। दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रॉटम। एंड टेस्टिस जो है वो सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करता बच्चा, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, उसका भी फॉर्मेशन आपका टेस्टिस ही करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करेगा, तो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है, ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन के हेल्प से होता है। स्क्रॉटम की अभी हमने बात कर ली। अब स्क्रॉटम के बाद जो आपका पार्ट होता है वो होता है एपिडिडाइमिस। ये एक्चुअल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 6 मीटर का होगा। और ये एपिडिडाइमिस करेगा क्या कि टेस्टिस से जो स्पर्म रिलीज हुआ है उसको रास्ता देगा। लेकिन वो जो स्पर्म बना है टेस्टिस में वो लंगड़ा है, वो चल नहीं पाता। उसको चलने के लिए कौन सिखाता है, एपिडिडाइमिस। तो चलने के लिए सिखा रहे हैं, मतलब एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होगा, स्पर्म को मैच्योर करता है, मोटाइल बनाता है। ठीक है, वहां से होते हुए आपका जो स्पर्म है वो कहां जा रहा है, वास डिफरेंस में जाएगा। और वास डिफरेंस में जाने के बाद वो जब वास डिफरेंस से बाहर निकलता है तो उसमें वास डिफरेंस से बाहर निकलेगा, है ना, तब क्या होगा कि उसमें जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड है, जैसे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसके सिक्रीशंस 1 बाय 1 करके पोर किए जाते हैं। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन पोर किया जाता है और वो जो है क्या करता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये सब का सिक्रीशन, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सीमेन सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन प्लस स्पर्म, इन सबको मिला करके हम कहते हैं सीमेन। ठीक है, सो इसके थ्रू जो है ये अब आगे ये सारा चीज जो है वो पोर कर दिया गया। अब वो जो सीमेन है वो कहाँ ओपन हो रहा है, आपके इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रहा है। मतलब इजाकुलेटरी डक्ट में सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन डाल दिया गया, स्पर्म डाल दिया गया। अब उस इजाकुलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन आ गया। अब उसके बाद वो कहाँ ओपन होगा, यूरेथ्रा में ओपन होगा। सो इन केस ऑफ मेल, यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथवे, इज द कॉमन पैसेज, जिसमें कि यूरिन और सीमेन दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता दिया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। सो यूरेथ्रा के बाद वो आपका कहां जाएगा, पेनिस में जाएगा। पेनिस क्या है, एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, सो एफएसएच काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एलएच काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एफएसएच स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए एफएसएच स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलएच जो है वो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बारी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो होगा आपका ओवरी बच्चा, जिसमें कि ये भी आपके 1 पेयर होते हैं, ओवल आमंड शेप के हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। ये एग का फॉर्मेशन करेगा, प्लस एस्ट्रोजन जो है, सॉरी, प्लस ओवरी जो है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सिक्रीशन करता है। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेंगे। एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, सो प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका ये जो ओवरी है, यहां से जो एग है ना, उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा, फेलोपियन ट्यूब में ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिम्ब्रियाई कहते हैं। ये रहा ओवरी, ये इसको इस तरह से पकड़ के रखा है। एंड इस ओवरी से जो एग निकला, इसके अंदर खाली जगह है, वो इसके अंदर एग जो है इसके अंदर खाली जगह, वो ऐसे जा रहा है अंदर ही अंदर। ये है आपका फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब में जो है ना इस्थमस और एम्प्यूला, बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें एक जंक्शन होता है, इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन, जहां पे इस्थमस पार्ट और एम्पुला पार्ट आकर के जुड़ रहे होते हैं, दैट जंक्शन। ये जंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आ रहा होता है एंड यही एरिया है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन नहीं लिखा है, आपको लिख कर आना है एम्पुला, जिसके थ्रू जंक्शन फर्टिलाइजेशन होगा।
क्लियर है। उसके बाद ये क्या है, ये ट्रांसफर कर रहा है आपके फर्टिलाइज्ड एग को। कोई जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइज्ड एग ही हो, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब भी ये ओवम को, जो सेकेंडरी oocyte है आपका, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद जो है वो वहां से कहाँ आ जाएगा, यूटेरस में आ जाएगा। यूटेरस जो है ये पेयर शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जहां पर आपका फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उसको नरिशमेंट वहां पर मिलेगा और वहीं पर उसका डेवलपमेंट होगा, वो एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा और फिर वहीं से उसकी बर्थ हो जाती है। ठीक है। ये यूटेरस में 3 वॉल होता है। सबसे अंदर की तरफ जो है एक झिल्ली जैसा वॉल होता है, पेरीमेट्रियम कहेंगे। बीच वाला जो वॉल है मस्कुलर है, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हेल्प करेगा, मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है। और सबसे अंदर मतलब सबसे बाहर का पेरीमेट्रियम, सॉरी, सबसे बाहर का पेरीमेट्रियम होता है, बीच वाला मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर का एंडोमेट्रियम होता है जो झिल्ली जैसा होता है। ठीक है। और हाईली वेस्कुलर होगा आपका एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मायोमेट्रियम जो है ये आपके चाइल्ड बर्थ के टाइम पे काम कर रहा होता है। सर्विक्स जो है वो एक कनाल है। सर्विक्स और वेजाइनल कनाल, सर्विक्स कनाल और वेजाइनल कनाल को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, बर्थ कनाल कहते हैं, जिसके हेल्प से पार्चुरेशन होता है बच्चों। तो ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो देख लिया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में भी होगा। तो किसके हेल्प से होगा बच्चा, या तो फ्लावर के हेल्प से होगा, या तो सीड जो है ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फ्लावर जो है वो 2 टाइप को आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्लावर जो है 2 टाइप, मतलब कि एक फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, या फिर फ्लावर जो है ये आपका बाइसेक्सुअल हो सकता है। फ्लावर हमने कैसा कहा, फ्लावर 2 टाइप का हो सकता है बच्चा। एक हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक हो जाता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब उसके अंदर या तो क्या होगा, पिस्टिल होगा, ईदर पिस्टिल होगा और स्टेमन होगा। दोनों में से कोई एक होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, पपाया, वाटरमेलन, है ना, ये सब है। बाइसेक्सुअल में आपको क्या मिलेगा, दोनों मिलेगा, बोथ पिस्टिल एंड स्टेमन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है इसके, हिबिस्कस, ठीक है, पी प्लांट, है ना। सो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के फ्लावर हो गए। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो फ्लावर है, फ्लावर की जब हम बात करेंगे तो ये देखो हमने यहाँ पर फ्लावर बना लिया, ये कुछ इस तरह से। फ्लावर में कुछ आपको इस तरह से ऐसे पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। ये उसकी बहुत खूबसूरत से पेटल होते हैं, है ना। फिर ये उसमें इस तरह से ग्रीन कलर के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सेपल कहते हैं। फिर उसमें ऐसा थोड़ा सा चौड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। ये उसका वो डंडी है जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिसको हम पेडिकल कहते हैं। ये पार्ट है जहां पर आपको उसके स्टेमन नजर आते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। और इसके अलावा इसी में आपको ये एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम पिस्टल कहते हैं। यही है फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है। ये क्या है, ये है आपका पेटल। पेटल क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। पेटल क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और ये पेटल का पूरा एक रिंग बना होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कोरोला। ठीक है। यहां पर आ जाओ, ये क्या है बच्चा, ये है सेपल, है ना। ये फ्लावर जब बड पोजीशन पर होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसका भी एक पूरा रिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है। ये क्या है, दिस इज द थैलेमस। ये क्या है, दिस इज द थैलेमस। ठीक। ये क्या है, ये है आपका पेडिकल, नॉर्मली स्टॉक, है ना। उसके अलावा ये क्या है बच्चा, तो ये है आपका स्टेमन। ठीक है। और ये क्या है, तो ये हमने बनाया है पिस्टल। ये हमने क्या बनाया है, पिस्टल। सो ये पूरा आपके फीमेल आपका फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तुम जब हम मेल की पार्ट बात कर रहे होते हैं ना, ये जो मेल है, ये जो स्टेमिन है, इसका भी पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे एंड्रोशियम। ठीक है। और उसी तरह से पिस्टल के भी वर्ल्ड को रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम।
ठीक है, ये गाइनोइशियम कहते हैं, है ना। सो यहाँ पर आ जाते हैं कि सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो ये कुछ कैसा दिखेगा। सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब एंड्रोइशियम या एक स्टेमन की हम बात करते हैं तो एक स्टेमन में आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये है आपका एक स्टेमन जो जिसमें कि दो पार्ट देखने को मिलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है बेटा ये होता है इसका एंथर पार्ट और ये होता है इसका फिलामेंट पार्ट। ये होता है इसका फिलामेंट पार्ट। ये जो एंथर पार्ट है इसमें इस तरह से दो गोल से स्ट्रक्चर होते हैं और इस दो गोल से स्ट्रक्चर में क्या भरा पड़ा होता है, इसका पॉलिन ग्रेन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पॉलिन ग्रेन भरा हुआ है। ठीक है, ये है इसके पास पॉलिन ग्रेन, है ना। पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गामेट, इसके अंदर क्या है, मेल गामेट। उसी तरह से अगर हम पिस्टिल की बात कर ले, कार्पेल की बात कर ले तो कैसा देखने को मिलेगा, तो ये आपका ये ऊपर का एक चौड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है। चौड़ा होने का रीजन क्या है, ताकि आराम से पॉलिन ग्रेन को आने में दिक्कत ना हो, उसको वहां पर चिपकने में दिक्कत ना हो। उसके बाद जो है ये क्या होगा, आपको एक छोटा सा डंडी जैसा पार्ट दिखता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं। तो ये जो चौड़ा पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या है, ये है स्टाइल, है ना। और ये क्या है, ये क्या है बच्चा, ये है आपका ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलता है ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल देखने को मिलता है। उसके चारों तरफ इस तरह से और भी लेयर्स होते हैं, इंटेगुमेंट हम कहेंगे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। और इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और ये जो एम्ब्रियो सैक है उसमें आपको तीन सेल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं, एक सेल जिसमें दो न्यूक्लियस है बीच में देखने को मिलता है, और तीन सेल आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है जिसमें से एक जो है वो आपका एग होता है, एग सेल है। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो सैक। और अगर एम्ब्रियो सैक में हम सेल को काउंट करें तो 7 सेल है, बट अगर न्यूक्लियस को काउंट करेंगे तो 8 न्यूक्लियस है। सो 7 सेल्ड विथ 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एम्ब्रियो सैक है, जो कि ओव्यूल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है बच्चा। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये सब कुछ जो है वो बन गया है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो फ्लावर जो है इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये जो जो पॉलिन ग्रेन है ना, ये पॉलिन ग्रेन जो है इसको यहां से निकल कर आना है और आपके इस स्टिग्मा के साथ जाकर के जुड़ जाना है। ये जो पॉलिन ग्रेन है उसको वहां से निकल कर आना है और इस स्टिग्मा के पास आकर के ऐसे चिपक जाना है। इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हुआ उसके बाद जो है ये जो पॉलिन ग्रेन है वो क्या होगा, इस पॉलिन ग्रेन जो है वो क्या होगा, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन करेगा। पॉलिन ट्यूब मतलब एक रास्ता, एक ऐसा पाथवे बनता है जो कि मेल गैमेट को रास्ता देता है एग के पास जाने के लिए। सो पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। ये पॉलिन ग्रेन पूरा अंदर नहीं जाता, उसके अंदर जो मेल गैमेट है वो अंदर जाते हैं एंड दो मेल गैमेट होते हैं बेटा, दो मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट जो है वो अंदर जाएगा और एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, जिस प्रोसेस को सिनगैमी कहेंगे। और जब एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो तुम्हारा फिर जाइगोट बनने का प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाता है। दूसरा मेल गैमेट क्या होगा, ये जो दूसरा मेल गैमेट है ना बेटा वो आएगा और आपका ये जो बीच वाला सेल है जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं उसके साथ फ्यूज होगा। सो पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस आ जाएगा, तो टोटल इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, है ना। ठीक है, 3 हो जाएंगे। सो 3 जो है वो फ्यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। सो यहां पर फ्यूजन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एक बार एग और स्पर्म का फ्यूजन, मेल गैमेट का फ्यूजन, और एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन। तो 2 बार फ्यूजन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन समझ आ गया, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, है ना। अब ये पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर जो है, अगर फ्लावर जो है आपका यूनिसेक्सुअल है तो उसी फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सकता है। अगर बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बाइसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मतलब 2 प्लांट इसमें होंगे या 2 फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। दो एक फ्लावर का एंथर, उसके पॉलिन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जा रहे हैं, इस तरह का पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फ्लावर है, उसका एंथर उसी के स्टिग्मा में चला गया, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये इस तरह का हो जाता है पॉलिनेशन, 2 टाइप का फ्लावर, हाँ 2 टाइप का हो गया।
ठीक है, पॉलिनेशन हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया भाई। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा कि इनका जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, इनका जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, समझ आ रही है बात, है ना। और जो एग है वो फर्टिलाइज होकर के क्या करेगा, वो तो आगे क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बना के एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, और वो उस तरह से रहता है ना। बाकी जो सेल्स हैं इंटेगुमेंट वगैरह जो है वो आपके लेयर्स बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो एंटीपोडल सेल, ये आपको पढ़ना नहीं है, अदरवाइज वो सारे जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है ये खत्म हुआ है। ये देखो, सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर और सेम प्लांट में होगा, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज होता है। एग्जाम्पल जो है वो हमने देख लिया है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन हमने ये भी देख लिया, फर्टिलाइजेशन भी देख लिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, क्या किस चीज में बदलेगा वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल की बॉडी में आपको 28 डेज का देखने को मिलता है, मेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 14th डे को एग जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम, हर 14th डे को 28 डे का साइकिल चल रहा है फीमेल की बॉडी में, इसमें हर 14वें दिन क्या होता है, एग रिलीज होता है। उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और वो एग जब रिलीज हुआ, वो जब आपके इस्टमस एम्पिलरी जंक्शन पर पहुंचेगा तब फर्टिलाइजेशन होगा एंड तभी प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब क्या होगा कि ये एग जो है वो अपना आगे बढ़ा, आगे गया कहां पर, आपके यूटेरस में गया, वहां पे इम्प्लांट हुआ, लेकिन स्पर्म तो आया नहीं, बेचारा वेट करते करते थक गया। अब ये जो है आपका अनफर्टिलाइज्ड एग, साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम का वॉल था जो हाईली वेस्कुलर था, वो सब जो है वो झड़ जाते हैं और वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। यही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये जो पूरा साइकिल आपका 28 डेज का बन रहा है, मतलब एग का फॉर्मेशन होना, एग का रिलीज होना, फिर एग का इम्प्लांट होना और फिर रिलीज बाहर निकल जाना बॉडी से, ये पूरा जो कहलाता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन बहुत जरूरी है बच्चे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों, पहले तो ये समझते हैं कि हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब क्या है। कोई इंसान अगर फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग है प्लस रिप्रोडक्टिव भी अगर हेल्थी है, तब हम उस इंसान को हेल्दी कह रहे होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब है कि उसको कोई किसी भी तरह का कोई डिजीज नहीं है, है ना। प्लस जो है अगर वो कंसीव करना चाह रहे हैं तो वो भी आसानी से हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम उन सारी चीजों में नहीं है। क्योंकि अगर कोई कपल है, शादीशुदा है और उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सो जमाना उनको सुना सुना कर जो है उनकी न जान ले लेता है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको बीमारी नहीं है तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं या आप एक हेल्दी पर्सन हैं, है ना। डिजीज फ्री होना और हेल्दी होने में फर्क हो जाता है। ठीक है, चलो, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, अवेयरनेस कैसे पहुंचाना है लोगों के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। ठीक है, और किस तरह से सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो है वो किए जा सकते हैं। यहां पर आते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल ये चलता है बच्चे कि लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसका जिम्मेदारी लिया हुआ है फिलहाल। और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे हम दो हमारे दो, पहले ये चलता था, आजकल आ गया है बच्चा एक ही अच्छा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हम उसको ही फीड कराते कराते थक जा रहे हैं, है ना। हमारा और आगे का डेवलपमेंट जो है वो क्या ही होगा। ठीक है, सो अब ये जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हो जाएंगे, तो तुम्हारा बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं जिससे आप प्रेगनेंसी को अचीव नहीं करोगे, है ना। सो पहला क्या हो जाएगा आपका, एक तो नेचुरल मेथड होता है बेटा। नेचुरल मेथड होता है, जैसे अभी हमने क्या देखा कि ओव्यूलेशन होता है 14th को और एग का लाइफ स्पैन होता है 2 से 3 दिन, है ना। तो जब एग रिलीज हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे अगर स्पर्म की एंट्री ना कराई जाए 2-4 दिनों तक, है ना, 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे तक, तो क्या होगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, तो क्या प्रेगनेंसी होगी, नहीं। तो ये एक नेचुरल मेथड होता है। ठीक है,
इसके अलावा और क्या है, बैरियर्स जैसे कि कॉन्डम वगैरह यूज किया जा सकता है। कॉन्डम जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। ध्यान रखना कि ये प्रेगनेंसी को तो अचीव करने से प्रिवेंट करता ही है, साथ ही साथ ये जो कॉन्डम है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी नहीं होने देता है। नेक्स्ट, इसके अलावा और कोई क्या कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स हो जाएंगे, तो तुम्हारे केमिकल मेथड में हो सकता है, जिसमें फीमेल्स जो है वो पिल्स यूज करती हैं। मेल के लिए भी पिल आता है, बट वो गैसोपोल नाम का है, वो कंज्यूम बहुत फेमस नहीं है वो, है ना। सो केमिकल्स में ओरल पिल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसी केमिकल में आपका ओरल पिल तो आता ही है, साथ ही साथ एक इमरजेंसी पिल्स भी आते हैं जो कि शायद 72 के नाम से है, ठीक है। और ये जो है ये इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है। सर्जिकल मेथड में हम ये अगर मान लेते हैं किसी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उनको और आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो ये बार बार कॉन्डम यूज करना या पिल्स यूज करना या इंजेक्शन लेना, है ना, ये सारी चीजों के झमेले से वो बचना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वैसेक्टमी या ट्यूबेक्टमी करा सकते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देना इज ट्यूबेक्टमी, ठीक है। वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध देना इज वैसेक्टमी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आई एम सॉरी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में हम क्या यूज करते हैं, एक बहुत ही फेमस है, दैट इज द कॉपर टी, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट कर दिया जाता है, और इसका लाइफ स्पैन जो है ना वो 3 से 5 सालों तक होता है बच्चा। मतलब एक बार अगर आपने आईयूसीडी जो है यूटेरस के अंदर इंसर्ट करवा लिया है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपको ना बैरियर यूज करने की जरूरत है, ना केमिकल यूज करने की जरूरत है, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। कब तक, 3 से 5 सालों तक। क्लियर है। तो ये हुए आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं प्रेगनेंसी को। लेट्स सपोज कि किसी कपल की अभी शादी हुई है, अभी उनको 1-2 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, है ना, तो उस केस में वो जो है वो ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आईयूसीडी जो है वो न्यूली जो मैरिड होते हैं, जिनके एक भी बच्चे नहीं होते हैं, उनको आईयूसीडी जो है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है वो आपके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का एक आध बच्चा हो चुका होता, उसके बाद उनको आईयूसीडी लगाने के लिए अलाउ किया जाता है। बहरहाल, हम ये सारे हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम आ जाते हैं एमटीपीज। अब ये एमटीपीज क्या है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल टर्मिनेशन, हम जानबूझ करके क्या कर रहे हैं, एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे एमटीपी। खुद ही किसी वजह से, किसी डिजीज की वजह से, एक्सीडेंटल प्रोसेस से अगर ये टर्मिनेट हो गया, उसको एमटीपी नहीं करेंगे। इंटेंशनल अगर हम टर्मिनेशन करा रहे हैं तो उसको हम एमटीपीज कहते हैं। ये एक सर्जिकल मेथड होता है, ठीक है, जो कि एक लीगल कंसेंट के से लेकर के सब कुछ तब किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ नुकसान है। पहले हम आ जाते हैं कि क्यों एमटीपी कराना है। मान लेते हैं कि जो बच्चा है ना, तो उसका जेनेटिक टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और जिसका लाइफ स्पैन 5 साल 10 साल ऐसे ही है। सो आप ये सोचो कि वैसे बच्चे को जन्म देना, और फिर उसके बाद वो उस बच्चे के लिए भी बहुत दुखदाई होता है, और फिर उस पेरेंट्स के लिए भी बहुत दुखदाई होता है ना। सो ऐसे बच्चे जिसका लाइफ है ही नहीं और जिनका कोई फ्यूचर नहीं आपको ऐसे देखने को मिलता है, उन बच्चों को अबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उनके लिए एमटीपी अलाउ किया जाता है। इसके अलावा क्या है, मान लेते हैं उस बच्चे की वजह से जो है मदर की जान को खतरा है, तो फिर उसमें क्या किया जाता है, मदर की जान को बचाने के लिए एमटीपी किया जाता है, ठीक है। और फिर यार लेट्स सपोज कि ऐसा कोई रेप विक्टिम है ना, और वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, उस केस में भी एमटीपी जो है वो अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो एमटीपी जो है ये इस तरह से किया जाता है। लेकिन क्या है, हम इसका एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, तो जो भी फीटस है उसका पहले हम एमटीपी कराने से एक चीज क्या पता चल जाता है, जेंडर ऑफ द फीटस पता चल जाता है। और जैसे ही जेंडर हमारा पता चल जाता है हमें फीटस का, और उसमें मालूम पड़ता है कि फीमेल चाइल्ड है, फिर हम क्या कर देते हैं, एमटीपी नहीं बच्चा, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि क्या क्या बीमारी है बच्चे को। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम पता लगाते हैं कि बच्चे को कहीं कोई बीमारी तो नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह देखने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। एमनियोसेंटेसिस करने के बाद हमें एक्चुअल में बच्चे का जेंडर भी रिवील हो जाता है। अब जैसे ही हमने जेंडर पता चल गया और पता चला कि फीमेल चाइल्ड है, और हम चाहते नहीं है कि फीमेल चाइल्ड को बर्थ देना, उस केस में क्या करा दिया जाता है, एमटीपी करा दिया जाता है,
ठीक है। सो एमनियोसेंटेसिस जो है ये अब वो कराना भी है, क्योंकि ये जानना तो है ना कि बच्चे को कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, बच्चा ठीक है कि नहीं, बच्चा हेल्दी है कि नहीं, ये चीजों को देखने के लिए एमनियोसेंटेसिस करते हैं। कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो फीमेल चाइल्ड ये जानकर जो एमटीपी करा रहे होते हैं उसको फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। ठीक है। सो विद दिस हमें लगता है कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो एक वो प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट। नेम द मेल गैमेट इन ह्यूमन स्पर्म, नेम द फीमेल गैमेट इज सेकेंडरी oocyte, या फिर आप ओवम कह सकते हो। व्हाट इज जाइगोट? फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। नेम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। व्हाट इज वेरिएशन? चेंजेस इन द डीएनए। व्हाट इज एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन, इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एमटीपी। नेम वन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आप बैरियर यूज कर सकते हो जिसमें कॉन्डोम हो जाएगा, आईयूसीडी जिसमें कॉपर टी हो जाएगा, केमिकल जिसमें ओरल पिल्स हो जाते हैं, या फिर परमानेंटली अगर आपको प्रेगनेंसी कभी नहीं चाहिए उसके लिए वैसेक्टमी या ट्यूबेक्टमी कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर में क्या हो जाएगा? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बिना फर्टिलाइजेशन के जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं उनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है। डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने बात कर लिया, जिसमें वेरिएशन होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का होना जरूरी है, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें चेंजेस होते हैं, इसमें वेरिएशंस होते हैं, इवोल्यूशन के लिए अच्छा होता है। व्हाट इज बाइनरी फिजन? एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें हम डिवाइड करते हैं और दो ही इंडिविजुअल बनाते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज बडिंग? बर्ड लाइक प्रोजेक्शन एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, बर्ड लाइक प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है। ईस्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने देखा। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? तो ये प्लांट्स में देखने को मिलता है, फ्लावर और सीड को छोड़ करके किसी भी पार्ट से अगर हम एक नया आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हैं, प्लांट बना लेते हैं, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बन सकता है, रैपिड प्रोसेस हो सकता है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? अभी हमने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ और बहुत सारे ब्लड के साथ बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। फीमेल फीटिसाइड एमनियोसेंटेसिस करने के बाद जब हम फीमेल बच्ची का एमटीपी करा देते हैं, दैट इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट? क्योंकि इवोल्यूशन यही लाएगा, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी? नहीं जी। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पहले वाले पेज में चले जाना, वहां मिलेगा। डिस्क्राइब बाइनरी फिजन अभी हमने बात करा। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर लिया। राइट, थ्री डिफरेंसेस हो गया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन। भाई टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है एंड स्पर्म का फॉर्मेशन इसी के थ्रू होता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ओवरीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ फीमेल, एग का फॉर्मेशन यहीं पर होगा एंड उसके साथ साथ जो है क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी यही रिलीज कराते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस भाई वेरिएशन वगैरह लेकर के नहीं, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो मेल और फीमेल गामेट है वो हैप्लॉइड केस होते हैं, तो हैप्लॉइड जब फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड सेल बनता है तो एग्जैक्ट मतलब इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो वो आपके जाइगोट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम देखने को मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ब्रीफ अभी हमने बात करा। व्हाई इज एमटीपी कंसिडर्ड नेसेसरी इन सम केसेस? जरूरी है भाई, क्योंकि अगर बच्चा एबनॉर्मल है उस केस में, अगर माँ की जान को खतरा है उस केस में, है ना, तो कराते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप, एक्सप्लेन एसेक्सुअल हो गया, डिस्क्राइब सेक्सुअल हो गया, एक्सप्लेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो पूरा आपका बना है, उसी पेज को उठा करके लिख देना है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अभी हमने देख लिया है। ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन, बिल्कुल। डिस्क्राइब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। फिर है ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाइनरी फिजन, ये सब का डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? बटिंग, हाँ। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखो, फैलोपियन ट्यूब। वेरिएशन इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन।
assertion रीजन में sexual reproduction leads to variation, हाँ जी, and it involves fusion of gametes from two parent, बिल्कुल। asexual reproduction is faster, ठीक है, it involves only one parent, ठीक है। why should female feticide be stopped, ये आप बताओगे। how does reproductive health awareness help society, and why is sex determination before birth is illegal, ठीक है। इस क्वेश्चंस के आंसर आपको सोचने हैं और आपको करने हैं, है ना, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सो विद दिस हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही हम लोग करेंगे, और कौन सा चैप्टर लेकर के आना है आप बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।